Welcome at Universal Education Point channel. Today's topic is stabilization and stability factor. इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट के कंसेप्ट्स को क्लियरली समझना होगा, जिसको हम इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। चलिए फिर भी हम 2 मिनट बात करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट के ऊपर। क्यू पॉइंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को लेना होगा। और कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कौन सा लेना होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर लेना होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को हम क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। उसको हम इनपुट में भी यूज करेंगे, उसको हम आउटपुट में भी यूज करेंगे। इनपुट जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का होगा उसको हम फॉरवर्ड बायस बनाएंगे और इसका जो आउटपुट पार्ट होगा उसको हम रिवर्स बायस बनाएंगे। ऐसे हम बायसिंग करेंगे और बायसिंग करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना है। और वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज के ऊपर हमें किसकी वैल्यूज को ड्रॉ करना है? आउटपुट करंट, जो कि कौन सा होगा? कलेक्टर करंट होगा। लेकिन हमें इनपुट करंट IB को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। सबसे पहले हमने IB की वैल्यू को 0 माइक्रो एम्पियर फिक्स किया और हमने डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCE के ऊपर हमने IC की वैल्यूज को जब प्लॉट किया तो कुछ इस टाइप का कर्व आया। इसके नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज ए कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इसके बाद हमने IB की वैल्यू को चेंज किया और फिर हमने डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर कलेक्टर करंट की वैल्यूज को प्लॉट किया तो कुछ इस टाइप का कर्व बन के आया। ऐसे हमने डिफरेंट IBs को सेट करके ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या किया था? एक लोड लाइन, DC लोड लाइन ड्रॉ करनी है। और DC लोड लाइन हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ होती है। एक पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और एक पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। और इसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं DC लोड लाइन के कंसेप्ट के ऊपर, जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। इस DC लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें x एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होगी और y एक्सिस के ऊपर भी हमें एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। y एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो कलेक्टर करंट की आएगी। इस एक्सिस के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लेकिन x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन x एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसके बाद हमने ये दोनों पॉइंट निकालने के बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। इसका मतलब हमने DC लोड लाइन को ड्रॉ किया किसके ऊपर? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो उस DC लोड लाइन ने इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट किया था और हमने ये बोल दिया था ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें इन ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करना था। अब कौन से ऑपरेटिंग पॉइंट को हम सिलेक्ट करें? अब बात मेन ये आ गई थी। अगर मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं, देखो हम उसी ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जिस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलती है। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है जो एम्प्लीफिकेशन हमारे काम की होती है। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या कहती है? जैसा हम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं एम्पलीफायर को, वैसा का वैसा सिग्नल हमें आउटपुट के अंदर मिले। उस सिग्नल के अंदर कोई भी क्या ना हो? डिस्टोर्शन ना हो। ये फेथफुल एम्प्लीफिकेशन है, यानी कि उस सिग्नल की शेप के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज आता है तो वो एम्प्लीफिकेशन कैसी होती है?
अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन होती है, वो एम्प्लीफिकेशन हमारे किसी भी काम की नहीं होती। तो हमें ओनली ऑपरेटिंग पॉइंट को वहां पर सिलेक्ट करना है जहां पर हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले। इसका मतलब अगर मैंने ये लोड लाइन ली है और इस लोड लाइन के ये वाला जो मैं इस करेक्टरिस्टिक्स के नीचे वाला यहां से ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है, और यहां से ऊपर जो ये रीजन होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है। इसका मतलब हमारे ट्रांजिस्टर 3 मोड के ऊपर वर्क करता है, कट ऑफ, एक्टिव एंड सैचुरेशन। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग पॉइंट कौन से रीजन में होना चाहिए, एक्टिव रीजन के अंदर होना चाहिए। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, कहां पर फिक्स करें, इस एक्टिव रीजन के अंदर, इस डीसी लोड लाइन के ऊपर। अगर मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को इस डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर फिक्स करता हूं, तो मैंने ये इनपुट सिग्नल दिया है जो कि साइनोसाइडल की फॉर्म में दिया है। इस सिग्नल के ऊपर मैंने अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट बिल्कुल मिडल के ऊपर सेंटर किया है, तो यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, यहां से ये लाइन ड्रॉ किया और यहां से एक ये लाइन ड्रॉ की है। इन तीनों पॉइंट के ऊपर मेरे पास ये लाइन है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जैसा का जैसा मैंने सिग्नल दिया है एम्पलीफायर को, वैसा का वैसा सिग्नल मेरे को मिलेगा आउटपुट के अंदर, यानी कि इस सिग्नल के अंदर, इसकी शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेरे को ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर, सबसे पहले मैंने बात की है, अगर सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने बात की है डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन के अंदर, तो हमें कैसा एम्प्लीफिकेशन मिला, एक फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिला है। मींस जैसा सिग्नल मैंने दिया उसकी शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड में चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इसके मतलब कोई पार्ट के अंदर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं हुआ है। अगर मैं इस ऑपरेटिंग Q2 को सिलेक्ट ना करूं, सपोज करो मैं Q4 को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसका मतलब मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को किधर सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, सैचुरेशन रीजन की तरफ। अगर मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सैचुरेशन रीजन के ऊपर सिलेक्ट करता हूं, यहां पर ये वाला पोर्शन ये है, इसका मतलब ये मेरे पास Q3 है और ये मेरे पास ये वाली लाइन है। इस कंडीशन पे क्या होगा, जो मेरे को एम्प्लीफिकेशन मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, उसके अंदर क्या होगा, जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये तो पूरी मिलेगी, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ ये वाला पोर्शन कट जाएगा। अगर ये वाला पोर्शन में कुछ कट गया, मीन्स क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन अकर करेगा इसकी शेप के अंदर, और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये वाला ऐसा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं शिफ्ट करता हूं, अगर मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता है सैचुरेशन रीजन की तरफ, तो इस सिग्नल की नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन क्या होगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। इसका मतलब कुछ पोर्शन कट जाएगा। तो ये वाला अगर पोर्शन ऐसे कट गया तो ये एम्प्लीफिकेशन किसी भी काम की नहीं है। इसको मैं आउटपुट को दूसरे डिवाइस के अंदर नहीं फीड कर सकता। तो ऐसा एम्प्लीफिकेशन मेरा किसी भी काम का नहीं है। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं सैचुरेशन रीजन की तरफ एडजस्ट नहीं कर सकता, सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को किधर सिलेक्ट करता हूं, कट ऑफ रीजन की तरफ सिलेक्ट करता हूं। अगर मैंने इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सपोज करो Q1 के ऊपर सिलेक्ट कर लिया, तो Q1 के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये वाला पोर्शन ऐसे है, ये वाला पॉइंट ये है और ये वाला Q2 का पॉइंट है। अगर मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है तो मैं यहां पे आपको समझाने के लिए अब इसको पोर्शन को हटा रहा हूं यहां से। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला तो कम दिख रहा है और ये वाला ज्यादा दिख रहा है। इसमें भी ये वाला पोर्शन मेरे को ज्यादा दिख रहा था, ये वाला पोर्शन कम दिख रहा था। इसका मतलब इसमें इस साइकिल का कुछ पार्ट क्या होगा, कटेगा। इसमें इस पोर्शन वाले साइकिल का क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, कट जाएगा,
क्लिप कर जाएगा, डिस्टोर्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस केस में कुछ इस टाइप का ऐसे सिग्नल आएगा, कुछ इस टाइप का ऐसे सिग्नल आएगा। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहां पर, ये वाला इसमें कट जाएगा, और ये कट गया तो ऐसा एम्प्लीफिकेशन कैसा है, अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं ना तो कट ऑफ रीजन की तरफ सिलेक्ट कर सकता हूं, ना ही मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को सैचुरेशन रीजन की तरफ सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे को ऑपरेटिंग पॉइंट को कहां पर सिलेक्ट करना होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को इस डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इस ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना है। इसका मतलब इस ऑपरेटिंग पॉइंट को यहाँ पर हमें फिक्स करना है, स्टेबलाइज करना है। और हम क्या चाहते हैं, ये ऑपरेटिंग पॉइंट ना तो सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट करे, ना ही ये किधर शिफ्ट करे, कट ऑफ रीजन की तरफ। तो स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजेशन क्या चीज है, उस चीज को अब हमें जानने की कोशिश की। स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस होगा, यानी कि उस प्रोसेस के द्वारा इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। और ये ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स कब हो सकता है, जब ये इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड ना करे। और हमारा ट्रांजिस्टर किस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना होता है। जब सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है तो एटम और इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है मटेरियल। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या गेन करते हैं, मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, तो वहां पर बॉन्डिंग ब्रेक होती है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, किसके, टेम्परेचर के। नंबर 2, और हमें किसके इंडिपेंडेंट बनाना होगा, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के इंडिपेंडेंट बनाना होगा। ट्रांजिस्टर, अभी मैं बात करूंगा इन चीजों की, मैं दो चीज बोल रहा हूं। इस ऑपरेटिंग पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर फिक्स करने के लिए हमें इस पॉइंट को, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। किस किस से चीज से बनाना होगा इंडिपेंडेंट, नंबर 1 टेम्परेचर चेंजेस से। अगर मैं टेम्परेचर का कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के ऊपर वेरिएशन लाऊं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करूं, तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को अभी जानूंगा मैं यहाँ पर। इसका मतलब इस ऑपरेटिंग पॉइंट को द प्रोसेस स्टेबलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें स्टेबलाइज करना है। वो स्टेबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। नंबर 1 टेम्परेचर चेंजेस, नंबर 2 वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर। और ट्रांजिस्टर के पैरामीटर की बात करूंगा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की, बीटा की जो बात करूंगा, उसके हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा एक पॉइंट के ऊपर। चलिए बात करते हैं इन दोनों कंसेप्ट्स को जानने के लिए कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट जब हमने सिलेक्ट किया है तो किस ग्राफ के अंदर सिलेक्ट किया है, आईसी और वीसीई के ऊपर सिलेक्ट किया है। इसका मतलब अगर आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर आईसी की वैल्यू घटेगी तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कलेक्टर करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने कलेक्टर करंट को कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखने की कोशिश की। हमें पता है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के अंदर हमने IE की वैल्यू को लिखा था। इमिटर करंट हमेशा कॉमन इमिटर कैसा होता है, हमेशा इमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो ये मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
ये इमीटर है, ये मेरे पास कलेक्टर है, ये मेरे पास बेस है। तो इमीटर क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन बताता है, ये हमारे पास ये एरो कौन सी डायरेक्शन को बताती है, करंट की डायरेक्शन। और करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये एन है और ये हायर पोटेंशियल है, तो ये पी है, तो ये एन हो गया। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर, तो ये इमीटर करंट ऐसे इमीटर करंट होगा नीचे की तरफ ऐसे। तो इमीटर करंट बाहर की तरफ है, तो ये दोनों करंट किधर आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो ये मेरे पास कलेक्टर करंट और ये मेरे पास बेस करंट ऐसे आएगा। ये ऐसे निकलेगा और ये ऐसे निकलेगा। इसका मतलब ये तो होगा मेरे पास कलेक्टर करंट और ये होगा मेरे पास बेस करंट। ये ऐसे इसके पास पहुंचेगा, ये ऐसे। इसका मतलब इमीटर करंट क्या होगा, इमीटर करंट मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। ये होगा, हमने लिखा। और इसके बाद हमने इसी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमने कलेक्टर करंट की वैल्यू को लिखा था, जिसकी वैल्यू क्या बन के आई थी, अल्फा टाइम आई ई प्लस आईसीबीओ। आईसीबीओ क्या चीज है, ये एक रिवर्स लीकेज करंट है, रिवर्स लीकेज करंट है, या मैं इसको क्या बोल दूं, रिवर्स सैचुरेशन करंट है या लीकेज करंट है। इसमें सी क्या चीज है, कलेक्टर है, बी क्या चीज है, बेस है, ओ फॉर ओपन, और ओपन क्या कर रखा है हमने, इमीटर को ओपन कर रखा है। तो ओ यहां पे क्या आएगा, इमीटर इज ओपन। तो ये कौन सा करंट है, ये लीकेज करंट है। और इस लीकेज करंट की वैल्यू बहुत कम आती है, और ये लीकेज जो करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की हेल्प से फ्लो करता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में कौन सा होगा, पी टाइप में अगर वहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो मेजॉरिटी के अंदर तो होल होगा और माइनॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी के अंदर होल होगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं हम लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, और बहुत कम फ्लो करता है वो। तो ये अब यहां पर हमने आई की वैल्यू को यहां से उठाकर यहां पर पुट किया, तो ये मेरे पास अल्फा टाइम आई सी प्लस आई बी, ये बन गया प्लस आईसीबीओ। ये जानना होगा हमें, आईसीबीओ क्या चीज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। इसके बाद हमने इसको अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने इसके बाद इस आईसी को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, और आईसी को कॉमन निकाल लिया। यहां पर क्या बन गया, यहां से आईसी कॉमन आ गया तो 1, और यहां से अल्फा माइनस इज इक्वल टू यहां पे अल्फा आई बी प्लस आईसीबीओ बचा। इसके बाद हमने इस आईसी की वैल्यू को निकाल लिया, इस फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया, अल्फा अपॉन दिस आ गया, यहां पर 1 अपॉन दिस आ गया, और इस फैक्टर को हमने पुट किया था बीटा। अगर ये बीटा पुट किया तो ये वाला जो फैक्टर है ना वो क्या बन गया, बीटा प्लस 1 बन गया। कैसे बन गया, देखो मैंने अल्फा की वैल्यू क्या पुट, बीटा की वैल्यू क्या पुट की है, अल्फा अपॉन दिस। अगर इसमें यहां पे 1 जोड़ दूं तो इसमें इधर भी 1 जोड़ना होगा, मैंने 1 जोड़ दिया। अगर एलसीएम लिया तो यहां पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस अल्फा। तो हमने इस फैक्टर की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, बीटा प्लस 1। अब हमें यहां पर देखना है क्या ये जो कलेक्टर करंट है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या। टेम्परेचर, यही मेन कंसेप्ट है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करेगा, किसकी वजह से, कलेक्टर करंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, हमें इस चीज को जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीबीओ की। ये क्या चीज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और ये किसकी वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। जैसे मैं बात करूं, इसमें हमारे पास ये कोई सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये मेरे पास पी टाइप का है। इसमें मेजोरिटी में तो कौन है, होल्स है, मेजोरिटी में कौन है, होल्स है, और यहाँ पर माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें ये एन टाइप है, इसमें मेजोरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में कौन है, यहाँ पर होल्स हैं। अब जब मैं इस सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करूंगा
तो इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है एटम्स के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक होने से यहां पर इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब, कैरियर का मतलब जो कैरी करेगा, कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और यहां पर होल, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। अगर कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बढ़ेगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यू बढ़ने से किसकी वैल्यू बढ़ेगी, इस ICBO की वैल्यू बढ़ेगी, इस रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इस लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, कोवेलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक करने से, कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब ICBO की वैल्यू बढ़ेगी। ICBO की वैल्यू कितनी बढ़ती है ये हमने सबसे पहले प्रैक्टिकली जब देखा। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के ऊपर, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करंट ICBO की वैल्यू थी, ICBO की जो वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर थी, अगर मैंने इसके ऊपर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो ये 0 डिग्री से क्या हो जाएगी, यहां पर जो ICBO की वैल्यू थी ये इसका क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मींस हर 10 डिग्री इंक्रीज करने के ऊपर यहां पर डबल हो जाएगी। मींस जैसे जैसे मैं हर 10 डिग्री का राइज लाऊंगा, 10 डिग्री के टेम्परेचर के राइज करने से ICBO की वैल्यू अपनी वैल्यू का क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसका मतलब ICBO की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब ICBO टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ICBO की वैल्यू बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं अगर 10 डिग्री का राइज ला रहा हूं तो ICBO की वैल्यू अपनी वैल्यू का क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो कलेक्टर करंट क्या होगा, बढ़ेगा। पहली बात ये है। इस सेकंड जब हमने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया तो हमने अपने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर एक इनपुट वोल्टेज को स्टडी किया था। और इनपुट वोल्टेज क्या होती है, इनपुट वोल्टेज की मैं बात करूं तो इनपुट वोल्टेज के कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं आपको समझाऊं तो इनपुट वोल्टेज होती क्या है, जिसको हम बोलते हैं बेस इमीटर वोल्टेज। और वो इमीटर वोल्टेज वो कौन सी होती है, वो होती है कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। और ये कट इन वोल्टेज क्या होती है, ये वो वोल्टेज होती है जो पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करती है। उसके बाद क्या होता है, करंट फ्लो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज भी बोलते हैं। अगर आपको अभी याद आएगा कंसेप्ट्स को तो नी वोल्टेज भी बोलते हैं। नी वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज के ऊपर सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है। इसका मतलब करंट तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल बैरियर, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लिया है और ये मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को डिफ्यूज किया तो होल मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, ये जब तक दोनों रीजन के अंदर सैचुरेशन स्टेज एग्जिस्ट नहीं कर जाती है। तो ये ऐसे कुछ पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर जाता है। अब जब पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर गया तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है दैट इज ए पोटेंशियल बैरियर, दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, जो इसमें मेजोरिटी में होल हैं वो क्या गेन करेंगे, थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या गेन करेंगे, थर्मल काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे। तो वो मूव करेंगे दिस रीजन टू दिस रीजन और वो ये होल मूव फ्रॉम दिस रीजन। होल जब इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव करेगा तो ये
नेगेटिव के साथ रिकम्बाइन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ रिकम्बाइन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, जो ये इनपुट वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज है, जो कि मैं क्या कहता हूं, इनपुट वोल्टेज कौन सी होती है, VBE होती है। इसका मतलब ये इनपुट वोल्टेज भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो VBE की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कट इन वोल्टेज डिक्रीज करेगी, नी वोल्टेज डिक्रीज करेगी। और प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो कितनी कट इन वोल्टेज के अंदर डिक्रीज आ जाती है, 2.5 मिली वोल्ट। इतनी 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इतनी वोल्टेज का क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हमारी इनपुट वोल्टेज भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं VBE की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर। हमने क्या नोट किया, बेस करंट की वैल्यू को नोट किया। इस फैक्टर को और मैं देखना चाहता हूं IB को। यहां से तो मैंने ये देख लिया, ये ICBO टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ICBO की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब IBO को और देखते हैं। IB की वैल्यू को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया VBE की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर IB की वैल्यूज को नोट डाउन किया और डिफरेंट टेम्परेचर के। सबसे पहले मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर VBE की डिफरेंट वैल्यू को लिया और IB की वैल्यू को नोट किया, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो यहां पर सर्किट में कब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट में जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तो कलेक्टर करंट फ्लो नहीं, कब तक, जब तक न्यू वोल्टेज 0.7 सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के केस में, तभी तो मैंने 0.1 वोल्ट ले रखी है वहां पर। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जब तक कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो सारा का सारा किधर जाता है, बेस में जाता है। बेस करंट बहुत कम करंट फ्लो करता है और ये बहुत करंट फ्लो करता है, ऐसे 0.2 0.4 मिली एम्पियर ऐसे फ्लो करता है। तो हमने क्या किया, नाउ प्लॉट ए ग्राफ किस किस के बीच में, डिफरेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज के ऊपर इनपुट करंट की वैल्यू को नोट किया डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। पहले हमने 0 डिग्री टेम्परेचर को फिक्स किया और डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर IB की वैल्यू को नोट किया और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को फिक्स किया और वैल्यू को नोट किया, VBE की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर IB को और ग्राफ प्लॉट कर दिया। ऐसे में ग्राफ प्लॉट करता चला, फिर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया और एक ग्राफ को प्लॉट किया। तो मैं क्या देखा, एक पर्टिकुलर VBE की वैल्यू के ऊपर, मतलब एक 0.2 वोल्ट के ऊपर, 0.2 VB के ऊपर IB के अंदर क्या हुआ, यहां पर देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तब तो ये वैल्यू यहां पर थी, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड थी तो ये वैल्यू यहां पर इतनी हो गई। तो मैंने कितने टेम्परेचर का इंक्रीमेंट देखा, 75 डिग्री के इंक्रीमेंट के ऊपर इस वोल्टेज की, इस करंट के अंदर क्या हो गया, ये 0.4 हो गया, ये 0.2 था, तो ये कितना हो गया, 0.2 का इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब बेस करंट भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बेस करंट की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब ये वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी बढ़ा। इसका मतलब हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, जो कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। इसका मतलब कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, टेम्परेचर, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं उतना ही कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। तो ये ऑपरेट टेम्परेचर के इंक्रीज करने से तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो हमें इसी शिफ्टिंग को रोकना है। तो इस शिफ्टिंग को रोकने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट बाइसिंग्स करनी पड़ेंगी और बाइसिंग्स की हेल्प से हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है, स्टेबलाइज करना है, जिसको हमें टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट बनाना है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट बाइसिंग्स के ऊपर स्टडी करवाऊंगा।
तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट बनाना होगा। टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट बनाना होगा तो कलेक्टर करंट को हमें इंडिपेंडेंट बनाना होगा टेम्परेचर के। और वो कैसे बन सकता है वो यहां पर देखते हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से, इफ हाउएवर एनी वे, किसी भी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर बेस करंट को डिक्रीज कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को तो मैं इंक्रीज करूं, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मैं बेस करंट को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये तो फैक्टर डिक्रीज करेगा। जितना ये डिक्रीज करे, मेरे को ये भी पता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिवर्स सैचुरेशन करंट तो बढ़े ही बढ़ेगा। जितना ये डिक्रीज करे उतना ही ये क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। जितना ये डिक्रीमेंट हो उतना ही इस फैक्टर में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। तो ये कलेक्टर करंट क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट बनेगी। तो पहला कंसेप्ट तो हमने देख लिया है। स्टेबलाइज इस ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट बनाना होगा इस ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर के चेंजेस से। अब बात करते हैं वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स पर। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर जो ये पैरामीटर है, ये है हमारे पास एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। और बीटा जो है, आज चाहे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर कितने भी एडवांसमेंट को हासिल क्यों ना कर लिया हो, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू जो है वो क्या करती है, वेरी करती है, चेंज करती है एक यूनिट से दूसरे यूनिट के ऊपर। मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो इन दोनों का बीटा जो होगा वो अलग अलग होता है। इसका मतलब अगर ये दोनों के दोनों अगर सेम टाइप के भी हैं, अगर पहला ट्रांजिस्टर और दूसरा ट्रांजिस्टर अगर दोनों यूनिट ट्रांजिस्टर की सेम टाइप की भी हैं, तो भी इनका बीटा वेरी करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक BC147 हमारे पास जो एक BC147 जो कि एक सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर है, और जिसके अंदर बीटा की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू वेरी करती है हमारे पास 100 से लेकर 600 तक। मैं किसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको, BC147 ट्रांजिस्टर का। और ये किस चीज का एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है ये, और ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। अगर मैं इन दोनों दो यूनिट लेता हूं तो इनकी बीटा का जो वेरिएशंस है वो वेरी करता है 100 to 600, इसके बीच में वेरी करता है। ऐसा क्या रीजन है, क्यों वेरी करता है ये, इसके पीछे जो रीजन, बेस रीजन की विड्थ का, आज इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज बेस रीजन की विड्थ को क्या नहीं कर पाई हैं, स्टेबलाइज नहीं कर पाई हैं। मींस उस बेस रीजन की विड्थ के अंदर कुछ ना कुछ स्लाइट वेरिएशन आता है, और उस स्लाइट वेरिएशन की वजह से बीटा क्या करता है, वेरी करता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो किसी एम्पलीफायर के अंदर सपोज करो BC147 ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो गया, अगर मेरे को इसको रिप्लेस करना है दूसरे BC147 से, तो क्या होगा, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हमें इस ट्रांजिस्टर पैरामीटर के वेरिएशन से इसको क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, तो ही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड ए स्टेबलाइजेशन। अब हम
हर एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के अंदर अगर हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया है, स्टेबलाइज्ड कर दिया है, तो हम एक स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा? स्टेबिलिटी फैक्टर हमें क्या डिफाइन कर रहा है? इसका मतलब मेरे पास तो सिर्फ क्या है, एक आईबीओ है, इसका चेंज, इसका चेंज, ये चेंज लाएगा, किस में लाएगा? इसके अंदर लाएगा। अगर इसका चेंज इसके अंदर चेंज ज्यादा ला रहा है, इसका मतलब इसमें कलेक्टर करंट के अंदर चेंज ज्यादा आएगा इसकी वजह से, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ज्यादा शिफ्ट करेगा। अगर इसकी वजह से इस कलेक्टर करंट के अंदर चेंज कम आएगा तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कम शिफ्ट करेगा। इसका मतलब हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या डेफिनेशन दे रहा है? इसके अंदर चेंज इसकी वजह से, इसका मतलब कलेक्टर करंट के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट। इसका मतलब हमने डिफाइन किया स्टेबिलिटी फैक्टर। फैक्टर होगा, ये फैक्टर का मतलब एक रेशियो होगी। फैक्टर हमेशा क्या होता है? एक रेशियो होती है। जैसे मैं कहूं कि आपने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए? आपने 60% मार्क्स लिए, तो उसका फैक्टर कितना बना? 0.6 फैक्टर बना। तो 0.6, अब वही उसी की बात कर रहा हूं। स्टेबिलिटी फैक्टर इज टू बी डिफाइंड एज, इस किसके बीच में एक रेशियो होगी। रेशियो भी किसकी होगी? चेंज की होगी। और चेंज की किसकी होगी? मतलब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो इसका चेंज टेम्परेचर के चेंज करने के ऊपर कलेक्टर करंट में कितना चेंज ला रहा है। अगर कम चेंज ला रहा है तो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कम शिफ्ट करेगा। अगर ज्यादा चेंज ला रहा है तो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा और ऑपरेटिंग पॉइंट ज्यादा शिफ्ट करेगा। तो हमें इसका मतलब सेट हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए। और आइडियल केस में स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब मेरा क्या बना? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आईसी है, 0 डिग्री के ऊपर आईसी है, आईसी 1 है, सपोज करो आईसीबीओ 1 है। इसके बाद मैंने 10 डिग्री को इंक्रीज किया तो इसकी वैल्यू हो गई IC1, IC2 और इसकी वैल्यू हो गई ICB2। तो मैंने इन दोनों टेम्परेचर के वेरिएशन में चेंज को देखा। IC2 माइनस IC1 डिवाइडेड बाई ICB2 माइनस ICBO1। तो ये क्या बन गया? ये दोनों का डिफरेंस, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कम से कम तो आएगा ना, चेंज, दोनों का चेंज डिवाइडेड बाय दोनों का चेंज। तो इसको हमने क्या बोल दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू लीकेज करंट। एट, हमें क्या कांस्टेंट करना है? एक तो बीटा को कांस्टेंट करना है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर को कांस्टेंट करना है, ये तो मेरा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। और दूसरा इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मेरी कौन सी है? वीबीई को, वीबीई कट इन वोल्टेज को मेरे को फिक्स करना है, ये कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब मैं अगर इस स्टेबिलिटी फैक्टर को अब डिफाइन करूं तो यहां पर आप क्या डिफाइन करोगे? मैं इसको यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं। स्टेबिलिटी फैक्टर इज टू बी डिफाइंड एज, स्टेबिलिटी फैक्टर जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं एस से, दैट इज टू बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट DIC अपॉन DICBO। कांस्टेंट क्या क्या रखना है? बीटा को कांस्टेंट रखना है और दूसरा मेरे को इनपुट वोल्टेज VBE को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ये मेरे पास स्टेबिलिटी फैक्टर होगा। और दूसरे वे में हम कैसे निकालें? अगर मैं इसको यहां से डिफरेंशिएट कर दूं स्टेबिलिटी फैक्टर और मैं निकालूं, तो मैंने इस IC को क्या कर दिया? इस इक्वेशन 1 को, सपोज करो इक्वेशन 1 को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू IC के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 1 को यहां पे लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट करूंगा तो IC का क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू, यहां से बीटा कांस्टेंट है और ये IB DIB अपॉन DIC, यहां पे प्लस बीटा प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है। इसका क्या हो गया? DICBO अपॉन DIC, ये हो गया।
तो दैट इज इक्वल टू, यहां से मैं इसकी वैल्यू तो जानता हूं, ये तो क्या है देखो, अभी हमने स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन किया था, ये रिवर्स है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी प्लस क्या बन गया, बीटा प्लस 1 अपॉन क्या बन गया, ये एस, ये बन गया। अब ये मेरे को ये निकालना है एस, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस वाले फैक्टर को इधर ले आऊं, और इस वाले फैक्टर को इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन गया मेरे पास, यहां से मैं लिखूं तो यहां से 1 माइनस ये वाला फैक्टर इधर आएगा, तो बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी, ये बन गया इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन एस, और एस निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर इसको इधर, तो एस की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, तो यहां से मैं यहां पे लिखता हूं, तो एस स्टेबिलिटी फैक्टर कम्स आउट टू बी दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला फैक्टर 1 माइनस बीटा इंटू डी आई बी अपॉन डी आई सी, और हमें ये याद रखना है इस वाले कंसेप्ट को, मैं इस कंसेप्ट को बार बार बाइसिंग्स में यूज करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, और इस पॉइंट को दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर। इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, बाइसिंग्स के ऊपर स्टडी करेंगे कि हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स है या नहीं है। तो ये स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी फैक्टर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्मल रन अवे को डिस्कस करेंगे। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी फैमिली को इंक्रीज करता है, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। और मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस लेक्चर को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।